dear students. Welcome to Modern Physics Lecture number 7. I'm Dr. Parvez Ahmed. In this lecture, we will discuss the need for ether as a part of theory of relativity. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. जिस तरह के हमने पहले डिस्कस किया कि हम आज के लेक्चर में ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे. ये ईथर, व्हाट इज़ एन ईथर, ईथर है क्या, और ईथर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, और इसकी एक्सपेरिमेंटल्स क्या हैसियत है, और इसको कैसे प्रपोज किया गया. So these are the questions the people have in mind whenever they heard about the medium ether, ठीक है, और द apparent mediums ether, ठीक है. सो जिस तरह के हम द बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस कर रहे थे कि जो साइंटिस्ट थे उनके दरमियान बहस मतलब लगी हुई थी कि जो लाइट है ये क्या है. सो लाइट पे जो डिस्कशन हो रही थी, उस डिस्कशन पे हम इस पॉइंट पे पहुंचे थे कि ऑल द साइंटिस्ट दे हैव बीन एग्रीड कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है that move or that propagate in the palm of a wave, ठीक है, कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से और वो इन द palm of wave वो ट्रैवल करती है. सो अब प्रॉब्लम्स ये था कि वेव्स जो बाकी टाइप के वेव्स है उनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या मीडियम की ज़रूरत पड़ती थी. तो साइंटिस्ट ने जब ये देखा कि लाइट जो है ये तो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो अब वैक्यूम में तो ज़ाहिरी कोई हमारे पास मीडियम नहीं है, जबकि वेव्स की ये खासियत थी कि वेव्स के लिए कि उसकी ट्रैवलिंग के लिए मीडियम का होना ज़रूरी था अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरीज. लेकिन अब क्लासिकल थ्योरीज में वेव्स की मोशंस के लिए मीडियम की ज़रूरत थी. और यहाँ पर जब लाइट पे को देखते थे कि ये वैक्यूम में वो ट्रैवल कर रही है, तो मतलब यहाँ पर ज़ाहिरी कोई मीडियम वो नहीं दिख रहा था. तो उनके लिए इन्होंने एक मीडियम सजेस्ट की कि जो मतलब उसकी लाइट की जो वेव नेचर है उसको जस्टिफाई कर रही थी. वो मीडियम क्या था, वो उसकी सजेशन क्या थी और उसकी बेसिस क्या थी, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. So we start our discussions from the point that is somehow the definitions for the apparent mediums for the propagation of wave that we call ether. Okay, so what is the ether? So the wave nature applied suggested that there existed a propagation medium called luminiferous ether or just ether. ठीक है, जो वेव नेचर अप्लाइड थी मतलब इसके लिए जो मीडियम ऑफ प्रोपगेशन वो सजेस्ट किया गया और जिसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट का बिलीव था कि वो एग्जिस्ट करती है. ये साइंटिस्ट ने ये मतलब प्रोपोजिशंस की ये सजेशन दी कि जिस तरह बाकी वेव्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो उनके लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है या उनके लिए एक मीडियम एग्जिस्ट करती है. इसी तरह उन्होंने लाइट के लिए भी एक प्रपोज जो मीडियम है वो सजेस्ट की, ठीक है. और उन्होंने कहा था उसने मतलब उन्होंने उस ये जो मीडियम थी उसको ईथर का नाम ल्यूमिनिफेरियस या ल्यूमिनिफेरियस ईथर या जस्ट ईथर का उन्होंने इसको नाम दिया, ठीक है. अब जो ईथर है उसकी इन्होंने कुछ खासियत भी वो डिस्क्राइब की, ठीक है. मतलब है कि जब लाइट को आप देखते हैं तो लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है. तो अब ये जो ईथर मीडियम है क्योंकि उनको सजेस्ट किया गया कि दैट इज़ बीन एग्जिस्टेड फॉर द प्रोपगेशंस ऑफ द लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो अब ये जो उनके कुछ खासियत होनी चाहिए कि ईथर हैड टू हैव सच अ लो डेंसिटी दैट द प्लैनेट कुड मूव थ्रू इट विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी. कि अब ये जो मीडियम है ईथर उसकी कुछ खासियत जो है वो सजेस्ट की गई कि जब मतलब वेव्स है किसी चीज़ में से जब वेव्स पास करती है या किसी मीडियम में से वेव्स पास करती है तो वो जो मीडियम है वो उसकी जो स्पीड है उसको असरअंदाज करती है, ठीक है. तो यहाँ पर जो ईथर मीडियम है उस पर भी क्वेश्चन उठने लगे कि बहुत सारे सेटेलाइट है हमारे पास, बहुत सारे मतलब ह्यूमनली ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ईथर्स पे उन बॉडीज़ का या उन बॉडीज़ पे ईथर का क्या असर है. मतलब अगर ईथर मीडियम एग्जिस्ट करती है इवन इन स्पेस तो वो जो हेवनली ऑब्जेक्ट है उस पे ईथर का क्या असर पड़ता है. तो उसी असर को मतलब शो करने के लिए
जो प्रोपोज मीडियम था उसकी कुछ खासियतें बयान की गई है, और वो ये था कि ईथर हैड टू हैव सच अ लो डेंसिटी, कि ईथर की जो डेंसिटी है वो इतनी लो होगी दैट द प्लैनेट कुड मूव थ्रू इट विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, कि जो प्लैनेट्स है वो उसमें विदाउट किसी एनर्जी लॉस के वो मूव कर सकती है। मतलब ये पहली हैसियत बयान की गई। मतलब जो ईथर मीडियम है, जो सजेस्टेड मीडियम थी फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, उसकी ये खासियत बयान की कि उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ही लो है। कितनी लो है? इतनी लो है कि जो मतलब सेटेलाइट है या प्लैनेट्स है वो उसके अंदर विदाउट एनर्जी लॉस वो क्या है, वो मूव कर सकती है। दूसरी खासियत इसकी क्या है, या दूसरी खासियत इसकी क्या थी? It also have to have an elasticity to support the high velocity of light waves, ठीक है। दूसरी खासियत इसकी जो है इलास्टिक के बारे में है, ठीक है, कि इसकी मतलब इलास्टिटी इसकी इतनी है कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, कि लाइट की जो हाई स्पीड है ये इसको भी वो सपोर्ट कर सकती है। मतलब एक तो ये कि डेंसिटी लो है। डेंसिटी लो का मतलब फ़ायदा क्या है कि ये जो प्लैनेट्स है उनके मोशंस पे या उनकी मतलब जो एनर्जी है उस पर असरअंदाज नहीं होगी। दूसरी उसकी इलास्टिटी, मतलब ये इसके बारे में प्रपोज किया गया, सजेस्ट किया गया कि इसकी इलास्टिसिटी ऐसी है कि जो हाई स्पीड ऑफ लाइट, हाई स्पीड ऑफ लाइट वेव्स है, इसको ये सपोर्ट कर रही है। मतलब एट द सेम टाइम ये लो डेंस भी है और इलास्टिक भी है। मतलब ये जो मीडियम की खासियत बयान की गई है कि इसकी दो खासियत है, लो डेंस है और हाईली इलास्टिक है। लो डेंस मतलब है इसी वजह से है ताकि प्लैनेट्स के मोशंस को विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी उसको सपोर्ट कर सके। और इलास्टिक, हाई इलास्टिक है, क्यों है? क्योंकि ये हाई स्पीड ऑफ लाइट्स को मतलब इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। सो मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में क्या था कि इन मैक्सवेल थ्योरी, या जो मैक्सवेल इक्वेशंस थे, अब लाइट की जो मैक्सवेल इक्वेशंस थे, ठीक है, या मैक्सवेल स्पीड के जो मैक्सवेल ने स्पीड ऑफ लाइट के लिए इक्वेशंस जो डिराइव किए, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि इन मैक्सवेल थ्योरी द स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म ऑफ permeability and permittivity of the free space was given by this particular relations। अब जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस है फॉर द स्पीड ऑफ लाइट in term of permittivity and permeability of the free space is given by v is equal to c, that is equal to 1 over under root mu naught epsilon naught। ये मैक्सवेल इक्वेशन से ये रिलेशंस निकल आई है फॉर द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसमें आप वैल्यू पुट करें, सो दैट विल बी इक्वल टू 310 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो दस द वेलोसिटी ऑफ द लाइट बिटवीन मूविंग सिस्टम मस्ट बी ए कांस्टेंट, ठीक है। तो अब जो वेलोसिटी है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, वो जो दो मूविंग ऑब्जेक्ट है उनके दरमियान वो क्या होगी? वो कांस्टेंट होगी। मतलब उसके स्पीड पे कोई फ़र्क वो नहीं आएगा। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है और दो ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहे हैं, तो चाहे वो किसी भी स्पीड के साथ वो मूव कर रहे हो, उनके दरमियान जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है? वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सो इन एब्सोल्यूट रेफरेंस सिस्टम जो है वो क्या होगी? अब जो हमारे पास चीज़ें आ गई, ईथर को प्रपोज किया गया, स्पीड ऑफ लाइट को प्रपोज किया गया। मतलब जब ईथर की प्रोपोजिशन हुई तो उसकी खासियत बयान की गई कि ईथर जो है मतलब उसकी डेंसिटी क्या होगी? लो होगी, और उसकी इलास्टिसिटी मतलब ऐसी होगी कि मतलब वो हाई स्पीड ऑफ लाइट को वो प्रपोज कर सकेगी, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट, हाई स्पीड ऑफ लाइट के बारे में फिर जो मैक्सवेल इक्वेशंस है उसने बयान किया कि मतलब वो क्या है, कि स्पीड ऑफ लाइट वो कांस्टेंट होगी। तो चाहे बॉडीज़ कैसे भी मूव करें, उन बॉडीज़ के दरमियान जो स्पीड ऑफ लाइट होगी दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इन सारी डिस्कशंस के बाद एक एब्सोल्यूट जो रेफरेंस फ्रेम है, मतलब वो एग्जिस्ट करती है, या उसके एग्जिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि ईथर वाज प्रपोज्ड एज एन एब्सोल्यूट रेफरेंस सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस सिस्टम का, मतलब एक हमने इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम डिस्कस किया, और इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में हमने बताया कि वो कब और कैसे एग्जिस्ट करती है, ठीक है।
अब जब ईथर वजूद में आया, जब ईथर का मतलब उसकी सजेशन आई है और इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई है, तो अब है कि इसके साथ ही हमारे पास एक एब्सोल्यूट रेफरेंस सिस्टम है, मतलब ये वजूद में आई या इसको प्रपोज किया गया। ठीक है, अब ये एब्सोल्यूट रेफरेंस सिस्टम ये क्या चीज़ है और ये कैसे प्रपोज हुई। ठीक है, so ether was proposed as an absolute reference system and which the speed applied was this constant and from which other measurement could be made। ठीक है, so अब ये जो ईथर है, जो ईथर का कंसेप्ट था, इसको एक एब्सोल्यूट रेफरेंस सिस्टम के तौर पे कंसिडर किया गया या सजेस्ट किया गया। जो ईथर का जो कंसेप्ट था उसको एक एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम के सिस्टम पे प्रपोज किया गया, जिसमें जो स्पीड अप्लाइड है, मतलब जिसमें ये कहा गया कि स्पीड अप्लाइड जो है वो कांस्टेंट रहेगी और जिससे जो बाकी मेजरमेंट है वो मतलब किए जा सकेंगे। ठीक है, मतलब जो ईथर सिस्टम है उसको एक एब्सोल्यूट रेफरेंस सिस्टम के तौर पे मतलब उसको प्रपोज किया गया। ठीक है, जिसमें स्पीड अप्लाइड जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी और जिससे बाकी मेजरमेंट्स वो लिए जा सकते हैं। मतलब ये एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम का कंसेप्ट पेश किया गया। फिर इसी पे आगे एक्सपेरिमेंट हुए। इन द मोस्ट वेल नोन एक्सपेरिमेंट एंड दिस रिगार्ड इज द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, and that particular experiment was an attempt to show the existence of ether। अब मतलब चीज़ें या बातें डिस्कशंस हो रही थी ईथर के बारे में कि ईथर को एक मीडियम के तौर पे प्रपोज किया गया, उसकी प्रॉपर्टीज बताई गई और फिर उसी ईथर्स को एक एब्सोल्यूट रेफरेंस सिस्टम के तौर पे मतलब प्रपोज किया गया। लेकिन अब ये ईथर्स है कि नहीं है। ठीक है, अब इस ईथर्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंटल उस पर काम किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन इस रिगार्ड में टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर, जो सबसे वेल नोन एक्सपेरिमेंटल वर्क है दैट इज ऑफ माइकलसन एंड मोरले। ठीक है, माइकलसन एंड मोरले का काम इसी में ज़्यादा शोहरत का हामिल है क्योंकि उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया ये जांचने के लिए कि आया जो ईथर मीडियम है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। सो आगे के लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने कौन से एक्सपेरिमेंटल सेटअप को यूज़ किया और उसने क्या नताइज अखज़ किए अपने एक्सपेरिमेंट से। So that's all for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.